प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 9th लेसन में आपका स्वागत है, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। आपने पहले 7वीं क्लास में पढ़ा है पाचन के बारे में, श्वसन के बारे में। ठीक है, हम लोग परिसंचरण के बारे में हृदय का चैप्टर पढ़कर आए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जंतु में जनन। लेकिन इससे पहले जंतु में जनन पढ़ रहे हैं हमने, इससे पहले पौध में जनन पढ़ा था, है ना। जंतु में जनन हमारे सामने फर्स्ट टाइम आया है। तो आइए हम लेसन रीड करते हैं। अपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जनन जो है किसी जाति, स्पीशीज की, किसी भी जीव के लिए, चाहे पौधा हो, जंतु हो, ठीक है। जैसे कि आम है, आम का पौधा एक जाति है, स्पीशीज है। गेहूं का पौधा एक स्पीशीज है, ठीक है ना बेटा। जाति ये नहीं कि जैसे कि हमारी जातें होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, जाट है, ये जात होती है, ये नहीं। स्पीशीज यानी कि किसी एक जीव की सारे जो पौधे हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ एक आम पाया जाता है, उसी नस्ल का आम चाहे कहीं पाया जाएगी दुनिया में, कहीं पर भी, हम उसको एक जाति कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है। जैसे मान लीजिए आम के पौधे, सारे आम के पौधे हैं जो पेड़ लगे हुए हैं, वो उनमें से कोई भी जनन ना करे, कोई भी नया फूल और नया बीज ना बनाए, है ना। तो पौधे जब बूढ़े होकर मर जाएंगे तो वो जाति तो नष्ट हो जाएगी, है ना बेटा। तो यानी कि देखिए, आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, जनन की विधियाँ। क्या आपने कुछ जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में दिए गए हैं। भरने का प्रयास कीजिए। 1-2 नाम लिख रखा है इसमें और आपने इनके नाम लिखने हैं। क्या हो, आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? ठीक है ना, चूजे क्या, इसकी मुर्गियों के बच्चे, है ना बेटा। इल्ली जिसे हम देखते हैं ना, ये सरसों में बरसीम वगैरह मिलती हैं, ये किस प्रकार जन्म लेते हैं, ठीक है ना। इनका ये अंडा दे देते हैं ना कि पेरेंट्स को। बिलोटे और पिल्ले यानी कि बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे जो हैं वो जन्म किस प्रकार लेते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पहले ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे अब दिखाई देते हैं? पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जंतुओं में भी, ठीक है। तो देखिए सारणी में दिखा रखे हैं, या आपने नाम भरने इनके। लैंगिक जनन, क्या 7वीं कक्षा में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था? याद है आपको? इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन भाग होते हैं फूल के अंदर, ठीक है। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? इन भागों के नाम याद हैं? बताओ, मादा भाग का क्या नाम था? मादा भाग का नाम था स्त्रीकेसर। फूल के अंदर स्त्रीकेसर होता है ना, और जो नर भाग था उसका नाम था पुंकेसर। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें एक नया जीव बनता है, इस प्रकार का जन्म जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। याद आपको? पौधों के अंदर जो है जैसे कि थे ना, पुंकेसर के अंदर पोलन परागकण बना था, स्त्री केसर के अंदर अंडाणु बना था, है ना। तो उनका संलयन हुआ था, उससे बीज बना था। ठीक इसी प्रकार नर एवं मादा में भी युग्मक बनते हैं। जंतुओं में भी उनका संलयन होता है और युग्मनज बनता है। युग्मनज बड़ा होकर नया जीव बनाता है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। देखिए, नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, ठीक है। 2 शुक्राणु नलिका एवं 1 शिशन लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 में चित्र दिखा रखा है मानव शुक्राणु का।
शुक्राणु यद्यपि बहुत छोटे होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ये मानव में नर जनांग दिखा रखे हैं, 2 वृषण है, एक जोड़ी वृषण है, एक शिशन लिंग है, और प्रत्येक इसमें वृषण में एक शुक्राणु नलिका आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, ये चित्र दिखा रखा है मानव शुक्राणु का। ठीक है ना, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? देखो बेटा, शुक्राणु पूंछ आती है, ये तैरता है, ठीक है ना, ये तैरकर मादा युग्मक तक पहुँचता है। ठीक है ना, तो ये काम आती है मादा युग्मक तक पहुँचने में। ठीक है बेटा, तो आपने इन दोनों का चित्र बनाना है, नरयुग मादा मानव में नर जननांग और शुक्राणु का। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, क्योंकि ये जो चित्र हैं, डायग्राम है, ये काफ़ी मुश्किल हैं, आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। मैं और कराऊंगी तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आपने दोनों चित्र बनाने हैं, 9.1 और 9.2। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।